तो बच्चों, आर्थिक विकास की समझ हमारा ये अर्थशास्त्र की किताब है और इसका चैप्टर अध्याय 1 हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम दूसरे अध्याय की तरफ चलेंगे। तो अभी तक हमने देखा है, जान लिया है कि विकास के मायने क्या होते हैं। राष्ट्रीय विकास विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट, इसके बारे में जान लिया। विकास की धारणीयता और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये जान लिया है। इसको हम और प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभी तक जो हमने समझ लिया है वो, क्या विकास के मायने सभी के लिए एक ही प्रकार के होते हैं? सोचिए, नहीं। भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं और उनके लिए मायने, विकास के मायने सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। क्या विकास के मायने में राज्यों अथवा देशों की तुलना की जा सकती है? की है हमने, हाँ। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट किस मापदंड के आधार पर तैयार की जाती है? जी हाँ, आपको याद होगा, प्रति व्यक्ति आय या इसी को कहते हैं औसत आय। इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। देश की कुल जनसंख्या बट्टे देश की कुल आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। तो ये अब देखें, देश की आय कैसे निकालें, पूरे देश की आय कैसे निकालें। तो उसके लिए देश की कुल आय ज्ञात करने के लिए आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आज हम यही जानेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये हैं, जिन बिंदुओं पर बात करेंगे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों की तुलना करेंगे। भारत में तृतीयक क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के कारण जानेंगे। आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे और महात्मा गांधी नेशनल रोजगार यानी मनरेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। 3 फिगर्स दिए हुए हैं आपके सामने। प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि और उससे संबंधित उत्पाद और प्राकृतिक वस्तुएं, यानी जो कृषि से उत्पाद हैं वो, और कृषि से संबंधित यानी जो पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और अंडरग्राउंड यानी जो ज़मीन से निकाला जाता है, जो खनिज जितने भी हैं, खनन करके निकाला जाता है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और जो वनस्पतियां हैं, यानी जो प्रकृति से हमें जो मिल रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर उसके जो प्रकृति से हमें मिल रहा है उसको हम कन्वर्ट करके, उसको विनिर्मित करके, विनिर्माण के माध्यम से जो हम वस्तुएं बनाते हैं, जिनका उत्पादन करते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में आएगा। और तीसरे क्षेत्र में इन दोनों की हेल्प के लिए आप देख रहे होंगे एरो, ये जो तीसरा क्षेत्रक है दोनों को सहयोग कर रहा है। पहले क्षेत्रक से दूसरा क्षेत्रक और ये तीसरा जो क्षेत्रक है वो दोनों को हेल्प कर रहा है। अब इसी को और थोड़ा सा आगे देखते हैं। आर्थिक क्षेत्रकों के, अब इसको आप नोट करिए जरूर। आर्थिक क्षेत्र कार्यों के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं।
हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। हालांकि जो खनन भी है, खनन यानी ज़मीन से जो निकाला जाता है वो भी इसी क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। ये पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र कहलाती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। इसमें ये ध्यान रखिए, इस गतिविधि में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। जैसे सामान हमें ज़रूरत है इधर से उधर ले जाना, दिल्ली से कलकत्ता ले जाना है सामान को, तो तीसरे क्षेत्र में आएगा। जो निर्माण हो रहा है या उत्पादन हो रहा है उसमें सहायता कौन कौन कर रहा है, ये सारे जो सेवा के क्षेत्र हैं वो सारे तीसरे क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। जब सेवा का काम होता है तो इसलिए इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। तो अब आप समझ गए होंगे पहले क्षेत्र। फिर एक बार देख लीजिए, प्रथम क्षेत्र जो है प्राकृतिक चीज़ों से जो हमें मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से हम केवल उसमें हेल्प कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हम उसका और को केवल उत्पादन कर रहे हैं। वो केवल उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से प्राकृतिक रूप से वो सारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और जो प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से जो हमें मिला है उसको हम किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो वो दूसरे क्षेत्र में है। जैसे कपड़ा है, कपड़े के लिए हमें क्या मिला? कपास चाहिए थी। कपास जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और उससे कपड़ा बना, कपड़ा दूसरे क्षेत्र में आएगा। कपड़ा कंपनी ने बनाया वो दूसरे क्षेत्र में आया। कपड़े से फिर शर्ट बनाई, वो भी दूसरे क्षेत्र में आएगी। और फिर वो कपड़े जो शर्ट है वो बाज़ार में बेचने के लिए जब जाती है तो बाज़ार में जो बेचने वाला काम है, व्यापारी है, वो तीसरे क्षेत्र में आएगा। वो सेवा कर रहा है, केवल इधर का उधर कर रहा है। तो ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा इसी की क्रियाकलाप इसके माध्यम से हम देख लेते हैं। इसको निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करिए। ये अपनी कॉपी पर नोट करिए अलग से। ये प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएगा? दर्जी, पुजारी, कुम्हार, टोकरी बुनकर, कुरियर पहुंचाने वाला, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन जिससे पैसे लेते हैं, जो पैसे वाला होता है, जो ब्याज पर पैसे देता है, कॉल सेंटर का कर्मचारी, मछुआरा, माली। इन सबको आप 3 भागों में बांटिए। प्राथमिक में कौन कौन आएगा इसमें से, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आएगा, और तृतीयक में कौन कौन आएगा। इसको आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना और कुल उत्पादन मूल्य। अब देखिए, इसको थोड़ा समझना है। देश में हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी हम गणना कैसे करें। जैसे सुई भी बन रही है, और ये कंप्यूटर बन रहा है, कृषि से संबंधित यंत्र बन रहे हैं, हजारों की संख्या में कृषि से संबंधित हैं। इलेक्ट्रॉनिक का आइटम तो पता ही नहीं है कितने आइटम हैं। फिर ये जनरल सामान है जो डेली नीड्स कहते हैं। अलग अलग तरह की लाखों की संख्या में ये चीज़ों का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो इनकी गिनती कैसे होगी, इसको कैसे गणना करेंगे कि क्या कहाँ बन रहा है और कितनी सेवाएं, कितनी प्रकार की सेवाएं, उनकी गणना कैसे होगी? ये तो असंभव है। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा कुल हम ये देख रहे हैं कि कितना हमारे पास उत्पादन हो रहा है। तो ये संख्या तो इनकी असंभव है कि कितनी, मान लीजिए 10 लाख सुई बनी, 10 लाख कंप्यूटर बने, 5 लाख कंप्यूटर की जो बहुत सारी एसेसरीज हैं वो कितनी बनी, इनकी गणना बहुत असंभव है। और फिर वो हमारे उपयोग में भी नहीं ला पाएंगे। प्रत्येक उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य
निर्धारित करके उसके मूल्य की गणना की जा सकती है। ये आसान है। प्रत्येक वस्तु की एक गणना की कि ये वस्तु कितने मूल्य की है, उसको निर्धारित कर लिया और फिर वो कितनी बनी है उससे मल्टीप्लाई करके उसका कुल मूल्य निर्धारित कर लिया। तो ये आसान तरीका होता है। उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य की गणना प्रत्येक स्तर पर करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कितना गेहूँ पैदा हुआ, कितना हमारे पास अनाज, मतलब जितने भी कृषि उत्पाद हैं वो सारे कितने कितने पैदा हुए और उसका मूल्य निर्धारित होता है। तो प्रत्येक कितना पैदा हुआ और उसकी मूल्य का गुणा करके कुल उत्पादित जो मूल्य में आ जाएगा, अब उसकी गणना ये हो जाएगी कितने रुपए का, या हमारे देश में कहें चाहें तो हमारे देश की जो करेंसी रुपया है, तो कितने रुपयों का वो उत्पादन हुआ। इसी तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, इसकी गणना कर सकते हैं कितने रुपयों की ये पैदा हुए। इसी हर वस्तु का मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है कि कितने रुपयों में वो उसका उत्पादन हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा टेक्निकल है। उत्पादित वस्तु जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ है उसी का हम विनिर्माण करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूँ का उत्पादन हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। आटा बना प्राथमिक, ये फिर द्वितीयक में आ जाएगा। जो चक्की से आटा पिस रहा है वो दूसरे में आया, फिर उसमें चीनी, तेल और अन्य वस्तुएं मिलाकर ये बिस्किट बना। देखिए पहले आटा बना, गेहूँ बना, फिर आटा बना और आटा से चाटा के अंदर फिर चीनी, तेल और अन्य वस्तुएं डालकर बिस्किट बना दिया। तो अब ये आटा से लेके और बिस्किट बनाने तक की जो प्रक्रिया है वो दूसरे क्षेत्र में आ गई। तो अब हम कैसे, यहाँ थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। गेहूँ का मूल्य हम निकालने कि भाई इतना गेहूँ पैदा हुआ और आटा भी के इतना का आटा बना और फिर बिस्किट इतने के बने, तो गड़बड़ हो जाएगा, तीनों जगह वो मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी जितने गेहूं का आटा बना और उसी का बिस्किट बना है, कुछ आटा सीधे सीधे बेचा जा रहा है तो गेहूं से, और अब गेहूं से हमें अंतिम वस्तु, हम आटा जो बिक रहा है वो आटा अंतिम जो खरीददार है, यानी जो उसका उपभोक्ता है, कौन, उपभोक्ता यानी उपभोग किस रूप में हो रहा है उसका, वो रूप में, उस रूप में उसकी कीमत क्या थी, यानी अंतिम वस्तुओं जिस रूप में वो उसका उपभोग हो रहा है, जिस रूप में उसका उपभोग हो रहा है उस रूप में उसकी कीमत क्या है। आटा सीधा बिक रहा है तो आटा उपभोग में आ रहा है तो आटे की कीमत क्या है, और बिस्किट अगर उपभोग में आ रहे हैं तो फिर जो बिस्किट के लिए जो आटा लिया गया है उसका मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो उसका बिस्किट का मूल्य, अंतिम मूल्य, उसकी गणना की जाएगी कितने बिस्किट बने। और इसी तरह से सेवाओं की गणना की जाएगी। अब इसमें गेहूं से आटा ले जाने लाने में ये कीमत आटा में बन गई, और यहाँ गेहूं कहीं बना, कहीं आटा पिसा, कहीं बिस्किट बने जाके, तो वो सारी कीमत बिस्किट में आ जाएगी। गेहूं तो बिक रहा था 20 रुपये किलो, आटा पहुँच गया 28 मान लीजिए, और फिर बिस्किट बन रहा है 200 रुपये किलो, तो 200 रुपये केजी में सारी सेवाएं भी शामिल हैं। तो अंतिम कितना बिस्किट बना और उसका 200 जो रेट उसका बिकने का है उससे मल्टीप्लाई करके वो कुल निकाल लेंगे। उसका आटा नहीं गिना जाएगा और न ही उसका गेहूँ। तो ये ध्यान रखिए कि जो मूल्य निर्धारण होता है वो अंतिम वस्तुओं का होता है और अंतिम सेवा का होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत टेक्निकली है और समझ लीजिए इसको। अब देखते हैं इसी के आधार पर जो हमने मूल्य निर्धारित किया है उसी के आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद इम्पोर्टेंट है ये, सकल घरेलू उत्पाद, और इसी को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित, ध्यान रखिए, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। ये जो हमने अभी बात की गणना करने की, प्रत्येक वस्तु की
कीमत और उसकी संख्या का गुणा कर देंगे तो कुल उसका मूल्य निकल आएगा। एक साल में जो निर्मित हुआ है, एक साल में जितना उत्पादन हुआ है, वो पूरा उसकी संख्या और उसकी मूल्य से गुणा कर देंगे तो उसकी कुल उत्पादन कितने का हुआ है वो निकल आएगा। और सभी वस्तुओं की गणना करेंगे, कितनी वस्तुएं हमारे यहाँ उत्पादित हुई हैं, कितनी सेवाओं का सृजन हुआ है, उन सब का मूल्य कितना था, और कुल उसका योग निकाल देंगे। उसका जो योगफल होगा वही जीडीपी होगा। अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसका क्रियाकलाप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक आरेख है, ग्राफ है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद कितना होता है। देखिए, ये जो इसमें नीला रंग, ये जो लेफ्ट साइड में है करोड़, ये रुपए हैं, कितने रुपए का ये क्षेत्रक में उत्पादन हुआ है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक नीले से दर्शाया गया है, द्वितीयक क्षेत्रक लाल से और तृतीयक पीले से। प्राथमिक क्षेत्रक ये यहाँ 2 वर्ष का 1973-74 का और 2013-14 का आंकड़ा है। देखिए, जो वित्तीय वर्ष होता है वो 73-74, यानी वित्तीय जो वर्ष होता है वो उसी के आधार पर ये चलता है। वित्तीय वर्ष अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो देखिए, 2 कैलेंडर ईयर आती हैं इसमें, तो इसीलिए इसको 73-74 कहेंगे, यानी 1 अप्रैल 1973 और 31 मार्च 1974। इसी तरह से दूसरा आंकड़ा है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का। इसमें हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। देखिए, जो पहला नीला वाला है प्राथमिक क्षेत्रक है, तो इसमें आप इसको ढूंढिए। वर्ष 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था, ये इसमें से ढूंढना है। जो क्षेत्रक हैं उसमें से वर्ष 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था। तीसरा प्रश्न है इसमें, इन 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई है। किस क्षेत्रक में इस 30 वर्ष के अंदर दौरान वृद्धि हुई है। 2013-14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है, कितना था, ये कुल मिला के कहाँ पहुँच रहा है वो आपको लिखना है। कुल मिला के कहाँ पहुँच रहा है, ये रुपयों में, इतने करोड़ रुपयों में है, ये लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में जो जीडीपी है, तीनों क्षेत्रकों की जो जीडीपी है, उसमें इन तीनों क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी कितनी कितनी है ये देख लेते हैं। यानी टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, उसमें से प्राथमिक क्षेत्रक कितना उत्पादन कर रहा है, द्वितीयक कितना कर रहा है और तृतीयक कितना कर रहा है, यानी कितनी कितनी भागीदारी है, ये देख लेते हैं। देखिए, 1973-74 वही साल है और 13-14 का आंकड़ा है ये। इसमें भी वही नीले जो कलर है, नीला रंग है वो प्राथमिक क्षेत्रक का है, लाल कलर है दूसरे क्षेत्रक का है और पीला कलर है वो तीसरे क्षेत्रक का है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, लगभग में है ये आंकड़ा। प्राथमिक क्षेत्रक देखिए 2073-74 की बात कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्रक 40% था, द्वितीयक 12% था और तृतीयक क्षेत्रक 48% था। यहाँ देखते हैं 13-14 में कितना हो गया। प्राथमिक क्षेत्रक की जो हिस्सेदारी है वो कम हो गई, 12% रह गई, दूसरे की बढ़ गई और तीसरे की और बढ़ गई। तो प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कम हुई है, दूसरे और तीसरे क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ी है जीडीपी में, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं आगे और थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए, भारत में वही चीज़ कर रहे हैं, रोजगार सृजन। अभी तो हमने इस वाले में देखा है उसके जो कीमत के हिसाब से देखा है कि इनमें कितनी कितनी हिस्सेदारी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की। लेकिन आगे वाले आंकड़े में अब हम देखते हैं कि रोजगार की दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्रक में कितना कितना रोजगार मिल रहा है, ये देखेंगे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में
ये 72-73 का आंकड़ा है और ये 11-12 का है। तो ये 1972-73 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 74% रोजगार मिल रहा था, 74% रोजगार मिल रहा था। द्वितीयक क्षेत्रक में 11% था और तृतीयक में 15 था। अब 11-12 में क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्रक 49% रह गया, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में रोजगार कम हुआ है। द्वितीयक क्षेत्रक में 24 और तृतीय क्षेत्रक में 27। यहाँ देखिए अब हालांकि कम हुआ है, लेकिन 2011-12 के आंकड़े हम देखें तो सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ही मिल रहा है। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक यही है। अधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्रक है, अभी भी बना हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक ही है। ये चूंकि 2011-12 के आंकड़े हैं, अभी उसको लगभग 8 साल होने वाले हैं, हो गए हैं, तो ये आंकड़ा अभी बदल गया होगा। और अभी जो ताज़े आंकड़े जो मिल रहे हैं उसमें तृतीय क्षेत्रक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल सेवा के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं भारत में तृतीय क्षेत्र का। हाँ, ये देखिए अभी बात की हमने, तृतीय क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है आजकल, तो वो उसके कारण क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में भी आ जाता है कभी कभी। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां, अलग अलग तरह की सेवाएं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो सभी के लिए ज़रूरी है और इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। इन्हें बुनियादी फंडामेंटल जो सर्विसेज हैं ये सबके लिए ज़रूरी हैं। और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी कौन उठाता है, सरकार। ये जो बेसिक सेवाएं हैं जो सभी को चाहिए, यानी इसी को सार्वजनिक सेवाएं भी कहते हैं, इन्हीं को सार्वजनिक सेवाएं भी कहते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं ये सभी के लिए ज़रूरी है। ये इनकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार उठाती है। दूसरा कारण क्या है, ये सब ज़रूरी हैं और ये बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है सभी लोगों को सेवाएं ज़्यादा चाहिए। कृषि एवं उद्योग के विकास से ये सब का विकास हो रहा है, कृषि का भी हो रहा है, उद्योगों का भी विकास हो रहा है। तो इसके लिए परिवहन चाहिए, व्यापार भी चाहिए। भाई सामान जो बन रहा है वो बिकेगा भी, इधर से उधर जाएगा। भंडारण जैसी स्टोर भी बनेंगे, जैसी सुविधाओं का विकास होता है। तो इसके लिए क्या होगा, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी यानी उनके लिए सेवा चाहिए, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसका असर तीसरे क्षेत्र भी पड़ रहा है और इसी वजह से तीसरा क्षेत्र भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, हर व्यक्ति की जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी, कुछ लोग अन्य सेवाएं जैसे निजी अस्पताल, निजी विद्यालय या शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। तो पैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही लोगों को सेवाएं अधिक चाहिए। तो इस कारण से भी अभी जैसे हम देखते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़्यादा चलन हो रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र है। और आजकल अलग अलग कंपनियां, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी शॉपिंग मॉल खुल गए हैं ऑनलाइन, पेटीएम एटीएम के। तो ये सारे ये सेवा दे रहे हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आएंगे। जितना इसमें वृद्धि होगी वो तीसरे क्षेत्र में आएगी, उसी का ये कारण बनता जा रहा है। विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। ये जो सूचना और संचार, ये जिसकी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन सेवाएं, वो इन सेवाओं में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ये तृतीय क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं हम आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के उत्पादन में जिस अनुपात में वृद्धि हुई है,
ये हमने आंकड़े देखे थे कि प्राथमिक क्षेत्र में उतना ज़्यादा जो जीडीपी में देखा था हमने, जीडीपी में उसका हिस्सा कम हुआ है और दूसरे और तीसरा क्षेत्र बढ़ा है। रोजगार सृजन में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है भारत में। देखिए एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के उत्पादन में जिस अनुपात में अधिक वृद्धि हुई है, रोजगार सृजन में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अभी भी देखिए प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। भारत में आज भी प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि कुछ लोगों को कृषि से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। अर्थात कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी की समस्या है, अल्प बेरोजगारी। इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, ये अक्सर आता है। सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। अब देखिए यहाँ टेक्निकल लोग भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, टेक्निकल लोगों को ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी बात की हमने जो संचार के माध्यम से, यानी सबको कंप्यूटर से आजकल ऑनलाइन की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें सब प्रशिक्षित लोग ही चाहिए होंगे। तो एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। अब इनकी संख्या तो कम है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वैकल्पिक अवसर नहीं है। उनको कोई विकल्प मिल जाए तो ये अपना काम छोड़ देंगे। छोटी दुकानों वालों को अगर कोई नौकरी मिल जाती है तो वो छोड़ देंगे, यानी सेवा क्षेत्र में वो उस तरह से चले जाएंगे। तो इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं तृतीय क्षेत्र में, और इसमें जो वृद्धि हो रही है अधिक वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि बाकी जो दो क्षेत्र हैं वो लोगों को रोज़गार उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग अलग तरह से कोई न कोई रोज़गार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट है, सेवा क्षेत्र से जुड़े बहुत से अनियमित श्रमिक जैसे प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत कार्य करने वाले जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, उनमें से कई को रोज़गार नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग बहुत कम कमा पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इन्हीं के कारण जो अल्प बेरोजगारी है, और इनको कभी काम मिल जाता कभी नहीं मिलता, तो इसलिए इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अब इनकी समस्या के लिए क्या चाहिए, देखिए अतिरिक्त रोजगार सृजन होना चाहिए, अतिरिक्त रोजगार सृजन। और इसके लिए सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और सफल योजना है अतिरिक्त रोजगार का सृजन के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसको कहते हैं, ये 2005 में बनी थी ये योजना, और तब से अब तक सफलतापूर्वक चलती आ रही है। यह छोटी, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। छोटी अवधि के लिए रोजगार हेतु शीघ्र उपायों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत में लगभग 625 जिलों में, लगभग सभी जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय या नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। और ये अधिनियम कब बनाया है, 2005 में, याद रखिए, परीक्षाओं में आता है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हो, ये ध्यान रखिए, काम करने में सक्षम हो, और जिन्हें काम की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी ध्यान रखिए,
ये कुछ इम्पोर्टेंट, इस टर्म के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। वर्ष में 100 दिन का, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, 100 दिन का, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो कितने बिंदुओं को याद रखना है? काम करने में सक्षम हों, ज़रूरतमंद हों और ग्रामीण क्षेत्रों से हों। 100 दिन के लिए इनको गारंटी दी गई है। यदि इनको काम दिया जाता है, यदि सरकार द्वारा सरकार इनको 100 दिन के रोज़गार देने में असफल रहती है तो इनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। यानी 100 दिन के लिए तो इनको मिलेगा ही मिलेगा साल में, ये वर्ष में। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट। ऐसे कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों का है, ये काम, ये योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऐसे कामों को वरीयता देनी होती है। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया है। देखिए आज हमने सीखा है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक 3 होते हैं भारत में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। इन तीनों की तुलना की हमने। भारत में तृतीय क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के कारण जाने और आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और मनरेगा के बारे में भी जान लिया है। मनरेगा ये 2005 का है, याद रखिए। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, आपको ये आज जो पढ़ा है उसी में से करना है। पहले ये जो प्रश्न दिए हुए हैं वो देखिए, इसमें से थोड़ा चेंज कर लीजिए, एक प्रश्न हटा दिया है। अब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रश्न हैं और पहली गतिविधि मिली हुई है। ये गृह कार्य है आपका। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? आपको पता होगा, अभी जान लिया, हमने पढ़ लिया 3 क्षेत्रकों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। भारत में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? अभी भी आपने आंकड़ों में पढ़ लिया है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? भारत में तृतीय क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के कारण बताइए, अथवा इसी को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, भारत में तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित बताइए, इसको उदाहरण के सहित बताना है। और अंतिम प्रश्न है, भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना और इसके अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? इन प्रश्नों को करिए और आगे हम जल्दी मिलते हैं, और जो आगे हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे अगले वीडियो में। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, संगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे होगा, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दूसरे अपने साथियों में शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।